नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा मुखातिब हूँ आपसे एक बार फिर से मुंशी प्रेमचंद की एक और अच्छी सी कहानी विश्वास लेकर के। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कहानी को। उन दिनों मिस जोशी बम्बई सभ्य समाज की राधिका थी तो वह एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका, पर उसका ठाट बाट मान सम्मान बड़ी बड़ी धन रानियों को भी लज्जित करता था। वह एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराज का निवास स्थान था। वहाँ सारे दिन नगर के रईसों, राजों, राज कर्मचारियों का तांता लगा रहता था। वह सारे प्रांत के धन और कीर्ति के उपासकों की देवी थी। अगर किसी को खिताब का खप था तो वह मिस जोशी की खुशामद करता था। किसी को अपने या संबंधी के लिए कोई अच्छा ओहदा दिलाने की धुन थी तो वह मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठेके, नमक, शराब, अफीम आदि सरकारी चीज़ों के ठेके, लोहे, लकड़ी, कल पुर्जे आदि के ठीके सब मिस जोशी के ही हाथों में थे। जो कुछ करती थी वही करती थी, जो कुछ होता था उसी के हाथों होता था। जिस वक्त वह अपनी अरबी घोड़ों की फिटन पर सैर करने निकलती तो रईसों की सवारियां आप ही आप रास्ते से हट जाती थी। बड़े दुकानदार खड़े हो कर सलाम करने लगते थे। वह रूपवती थी, लेकिन नगर में उससे बढ़कर रूपवती रमणियाँ भी थी। वह सुशिक्षिता थी, वाक चतुर थी, गाने में निपुण, हंसती तो अनोखी छवि से, बोलती तो निराली घटा से, ताकती तो बाकी चितवन से। लेकिन इन गुणों में उसका एकाधिपत्य न था। उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा जानता था कि बम्बई के गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिर शाही हुक्म है। वह थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साये की भांति रहते हैं। और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है। इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की, यह कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जौहरी विवाहित हैं और मिस जोशी विधवा, इसलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित कहते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते। बम्बई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से इसका विरोध करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों से प्रजा के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे। मिस जोशी के विशाल भवन के सामने चौड़े मैदान में हरी भरी घास पर बम्बई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक सभापति नहीं आए थे, इसलिए लोग बैठे गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारी पर आक्षेप करता था, कोई देश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर। अगर हम लोगों में अगड़ने का जरा भी सामर्थ्य होता तो मजाल थी कि यह कर लगा दिया जाता। अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हमारा जरूरत से ज़्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए हैं। वे जानते हैं कि इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, सिर नहीं उठा सकते। सरकार ने भी उपद्रव की आशंका से सशस्त्र पुलिस बुला ली। उस मैदान के चारों कोनों पर सिपाहियों के दल डेरा डाले पड़े थे। उनके अफसर घोड़ों पर सवार, हाथ में हंटर लिए, जनता के बीच में निशंक भाव से घोड़े दौड़ाते फिरते थे, मानो साफ मैदान है। मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में नगर के सभी बड़े बड़े रईस और राज्याधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थी और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इस जनसमूह को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे। सहसा सभापति महाशय आपटे एक किराए के तांगे पर आते दिखाई दिए। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठ उठ कर उनका स्वागत करने दौड़े और उन्हें लाकर मंच पर बिठा दिया। आपटे की अवस्था 30-35 वर्ष से अधिक न थी। दुबले पतले आदमी थे। मुख पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था। बाल भी पक चले थे, पर मुख पर सरल हास्य की रेखा झलक रही थी। वह एक सफ़ेद मोटा कुर्ता पहने थे। न पाँव में जूते थे, न सिर पर टोपी। इस अर्धनग्न दुर्बल निस्तेज प्राणी में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी। उसके पैरों में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जरत उसकी पूजा करती थी, उसके पैरों पर सिर रगड़ती थी। इस एक प्राणी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वह क्षण मात्र में सारी मिलों को बंद करा सकता था,
शहर का सारा कारोबार मिटा सकता था। अधिकारियों को उसके भय से नींद नहीं आती थी। रात को सोते सोते चौंक पड़ते थे। उससे ज़्यादा भयंकर जंतु अधिकारियों की दृष्टि में दूसरा नहीं था। ये प्रचंड शासन शक्ति उस एक हड्डी के आदमी से थर थर काँपती थी, क्योंकि उस हड्डी में एक पवित्र, निष्कलंक, बलवान और दिव्य आत्मा का निवास था। आप्टे ने मंच पर खड़े होकर पहले जनता को शांत चित्त रहने और अहिंसा व्रत पालन करने का आदेश दिया। फिर देश में राजनीतिक स्थिति का वर्णन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका प्रजा दुख पीड़ित हृदय तिल मिला उठा। यहाँ अगणित प्राणी अपनी विपत्ति की फरियाद सुनने के लिए जमा थे, और वहाँ मेज़ों पर चाय और बिस्कुट, मेवे और फल, बर्फ और शराब की रेल पेल थी। वे लोग इन अभागों को देख देख हंसते और तालियां बजाते थे। जीवन में पहली बार आपटे की जवान काबू से बाहर हो गई। मेघ की भांति गरज करके बोले, इधर तो हमारे भाई दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है, केवल इसलिए कि राज कर्मचारियों के हलवे पूरी में कमी नहीं हो। हम जो देश के राजा हैं, जो छाती फाड़कर धरती से धन निकालते हैं, भूखों मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और शांति की व्यवस्था करने के लिए रखा है, हमारे स्वामी बने हुए शराबों की बोतलें उड़ाते हैं। कितनी अनोखी बात है कि स्वामी भूखा मरे और सेवक शराब उड़ाए। मेवे खाएं और इटली और स्पेन की मिठाइयाँ चले। ये किसका अपराध है? क्या सेवकों का? नहीं, कदापि नहीं। हमारा ही अपराध है कि हमने अपने सेवकों को इतना अधिकार दे रखा है। आज हम उच्च स्वर से कह देना चाहते हैं कि हम ये क्रूर और कुटिल व्यवहार नहीं सह सकते। ये हमारे लिए असह्य है कि हम और हमारे बाल बच्चे दानों को तरसें और कर्मचारी लोग विलास में डूबे हुए हमारे करुण क्रंदन की जरा भी परवाह न करते हुए विहार करें। ये असह्य है कि हमारे घरों में चूल्हे न जलें और कर्मचारी लोग थिएटरों में ऐश करें, नाच रंग की महफिलें सजाएं, दावतें उड़ाएं, वेश्याओं पर कंचन की वर्षा करें। संसार में और ऐसा देश होगा जहाँ प्रजा तो भूखी मरती हो और प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेम क्रीड़ा में मगन हो, जहाँ स्त्रियाँ गलियों में ठोकरें खाती फिरती हो और अध्यापिकाओं का वेश धारण करने वाली वेश्याएं आमोद प्रमोद के नशे में चूर हो। एकाएक सशस्त्र सिपाहियों के दल में हलचल पड़ गई। उनका अफसर हुक्म देला था, सभा भंग कर दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई न जाने पाए। यह विद्रोहात्मक व्याख्यान है। मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसर को इशारे पर बुला करके कहा, और किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, आपटे को ही पकड़ो, वही हमारा शत्रु है। पुलिस ने डंडे चलाने शुरू किए और कई सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने आपटे को गिरफ्तार कर लिया। जनता ने त्योरियां बदली। अपने प्यारे नेता को यूँ गिरफ्तार होते देखकर उनका धैर्य हाथ से जाता रहा। लेकिन उसी वक्त आपटे की ललकार सुनाई दी, तुमने अहिंसा व्रत लिया है, और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो उसका दोष मेरे सिर होगा। मैं तुमसे सविनय अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने घर जाओ। अधिकारियों ने वही किया जो हम समझते थे। इस सभा से हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। हम यहाँ बलवा करने नहीं, केवल संसार की नैतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जमा हुए थे, और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। एक क्षण में सभा भंग हो गई और आपटे पुलिस की हवालात में भेज दिए गए। मिस्टर जौहरी ने कहा, बच्चा बहुत दिनों के बाद पंजे में आए हैं। राजद्रोह मुकदमा चलाकर कम से कम 10 साल के लिए अंडमान भेजूंगा। मिस जोशी, इससे क्या फ़ायदा? क्यों, उसको अपने लिए किए की सज़ा मिल जाएगी। लेकिन सोचिए, हमें उसका कितना मूल्य देना पड़ेगा। अभी जिस बात को गिने गिनाए लोग जानते हैं वह सारे संसार में फैलेगी और हम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप अखबारों में संवाददाताओं की जबान तो नहीं बंद कर सकते। कुछ भी हो, मैं इसे जेल में सड़ाना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी। बदनामी से डरना ही व्यर्थ है। हम प्रांत के सारे समाचार पत्रों को अपने सदाचार का राग अलापने के लिए मोल ले सकते हैं। हम प्रत्येक लाछन को झूठ साबित कर सकते हैं। आपटे पर मिथ्या दोषारोपण का अपराध लगा सकते हैं। मैं इससे सहज उपाय बतला सकती हूँ। आप आपटे को मेरे हाथों में छोड़ दीजिए। मैं उससे मिलूंगी और उन यंत्रों से जिनका प्रयोग करने में हमारी जाति सिद्ध हस्त है, उसके आंतरिक भावों और विचारों की थाह लेकर आपके सामने रख दूंगी। मैं ऐसे प्रमाण खोज निकालना चाहती हूँ जिनके उत्तर में उसे मुँह खोलने का साहस न हो।
और संसार की सहानुभूति उसके बदले हमारे साथ हो, और चारों ओर से यही आवाज़ आए कि यह कपटी और धूर्त था और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया जो होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह षड्यंत्रकारियों का मुखिया है और मैं इसे सिद्ध कर देना चाहती हूँ। मैं उसे जनता की दृष्टि में देवता नहीं बनाना चाहती हूँ, उसको राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिस पर युक्ति अपनी मोहिनी नहीं डाल सके। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम ये काम पूरा कर दिखाओगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल उसे दंड देना चाहता हूँ। तो हुक्म दीजिए कि वह इसी वक्त छोड़ दिया जाए। जनता कहीं यह तो नहीं समझेगी कि सरकार डर गई। नहीं, मेरे ख्याल में तो जनता पर इस व्यवहार का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लोग समझेंगे कि सरकार ने जनमत का सम्मान किया है। लेकिन तुम्हें उसके घर जाते लोग देखेंगे तो मन में क्या कहेंगे? नकाब डालकर जाऊंगी, किसी को कानों कान खबर न होगी। मुझे तो अभी भय है कि वह तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा और तुम्हारे पंजे में न आएगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो आजमा देखो। यह कहकर मिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को प्रेम में नेत्रों से देखा और हाथ मिलाया और चले गए। आकाश पर तारे निकले हुए थे। चैत की शीतल सुखद वायु चल रही थी। सामने के चौड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ मानो आपटे मंच पर खड़ा बोल रहा है। उसका शांत सौम्य विषादमय स्वरूप उसकी आंखों में समाया हुआ था। प्रातःकाल मिस जोशी अपने भवन से निकली, लेकिन उसके वस्त्र बहुत साधारण थे और आभूषण के नाम शरीर पर एक धागा भी नहीं था। अलंकार विहीन होकर उसकी छवि स्वच्छ जल की भांति और भी निखर गई। उसने सड़क पर आकर एक तांगा लिया और चली। आपटे का मकान गरीबों के एक दूर के मोहल्ले में था। तांगे वाला मकान का पता जानता था। कोई दिक्कत नहीं हुई। मिस जोशी जब मकान के द्वार पर पहुंची तो न जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से कुंडी खटखटाई। एक अधेड़ औरत निकलकर द्वार खोल दिया। मिस जोशी उस घर की सादगी देख करके दंग रह गई। एक किनारे चारपाई पड़ी हुई थी। एक टूटी अलमारी में कुछ किताबें चुनी हुई थी। फर्श पर खिलने का डेस्क था और रस्सी की अलगनी पर कपड़े लटक रहे थे। कमरे के दूसरे हिस्से में एक लोहे का चूल्हा था और खाने के बर्तन पड़े हुए थे। एक लंबा तगड़ा आदमी, जो उसी अधेड़ औरत का पति था, बैठा एक टूटे हुए ताले की मरम्मत कर रहा था और एक 5-6 वर्ष का तेजस्वी बालक आपटे की पीठ पर चढ़ने के लिए उनके गले में हाथ डाल रहा था। आपटे इसी लोहार के साथ उसी घर में रहते थे। समाचार पत्रों के लेख लिखकर जो कुछ मिलता उसे दे देते और इस भांति गृह प्रबंध की चिंताओं से छुट्टी पाकर जीवन व्यतीत करते थे। मिस जोशी को देखकर आपटे जरा चौंके, फिर खड़े होकर उनका स्वागत किया और सोचने लगे कि कहाँ बैठा हूँ। अपनी दरिद्रता पर आज उन्हें जितनी लाज आई उतनी और कभी नहीं आई थी। मिस जोशी उनका असमंजस देखकर चारपाई पर बैठ गई और जरा रुखाई से बोली, मैं बिना बुलाए आपके यहाँ आने के लिए क्षमा मांगती हूँ, किंतु काम ऐसा जरूरी था कि मेरे आए बिना पूरा न हो सकता। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपसे एकांत में मिल सकती हूँ? आपटे ने जगन्नाथ की ओर देखकर कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया। उसकी स्त्री भी बाहर चली गई। केवल बालक रह गया। वह मिस जोशी की ओर बार बार उत्सुक आंखों से देखता था, मानो पूछ रहा हो कि तुम आपटे दादा की कौन हो? मिस जोशी ने चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठते हुए कहा, आप कुछ अनुमान कर सकते हैं इस वक्त क्यों आई हूँ? आपटे ने झेंपते हुए कहा, आपकी कृपा के सिवा और क्या कारण हो सकता है? मिस जोशी, नहीं, संसार इतना उदार नहीं हुआ कि आप जिसे गालियाँ दे वह आपको धन्यवाद दे। आपको याद है कि कल आपने अपने व्याख्यान में मुझ पर क्या क्या आक्षेप किए थे। मैं आपसे जोर देकर कहती हूँ कि वे आक्षेप करके आपने मुझ पर घोर अत्याचार किया है। आप जैसे सहृदय शीलवान विद्वान आदमी ने मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मैं अबला हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या आपको उचित था कि एक अबला पर मिथ्यारोपण करें? अगर मैं पुरुष होती तो आपसे ड्यूल खेलने का आग्रह करती। अबला हूँ, इसलिए आपकी सज्जनता को स्पर्श करना ही मेरे हाथ में है। आपने मुझ पर जो लाछन लगाए हैं वे सर्वथा निर्मूल है। आपटे ने दृढ़ता से कहा, अनुमान तो बाहरी प्रमाणों से ही किया जाता है। मिस जोशी, बाहरी प्रमाणों से आप किसी के अंतःस्थल की बात नहीं जान सकते। आपटे, जिसका भीतर बाहर एक न हो उसे देखकर भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है। मिस जोशी, हाँ,
तो वह आपका भ्रम है और मैं चाहती हूँ कि आप उस कलंक को मिटा दें जो आपने मुझ पर लगाया है। आप इसके लिए प्रायश्चित करेंगे। आपटे, अगर न करूँ तो मुझसे बड़ा दुरात्मा संसार में न होगा। मिस जोशी, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? आपटे, मैंने आज तक किसी रमणी पर विश्वास नहीं किया। मिस जोशी, क्या आपको ये संदेह हो रहा है कि मैं आपके साथ कौशल कर रही हूँ? आपटे ने मिस जोशी की ओर अपने सदैव सजल सरल नेत्रों से देख करके कहा, भाई जी, मैं गंवार और अशिष्ट प्राणी हूँ, लेकिन नारी जाति के लिए मेरे हृदय में जो आदर है वह श्रद्धा से कम नहीं है जो मुझे देवताओं पर है। मैंने अपनी माता का मुख नहीं देखा, यह भी नहीं जानता कि मेरा पिता कौन था, किंतु जिस देवी के दया वृक्ष की छाया में मेरा पालन पोषण हुआ, उनकी प्रेम मूर्ति आज तक मेरी आंखों के सामने है और नारी के प्रति मेरी भक्ति को सजीव रखे हुए है। मैं उन शब्दों को मुँह से निकालने के लिए अत्यंत दुखी और लज्जित हूँ जो आवेश में निकल गए, और मैं आज ही समाचार पत्रों में खेद प्रकट करके आपसे क्षमा की प्रार्थना करूँगा। मिस जोशी का अब तक अधिकांश स्वार्थी आदमियों से ही साबिका पड़ा था, जिनके चिकने चुपड़े शब्दों में मतलब छुपा हुआ था। आपटे के सरल विश्वास पर उसका चित्त आनंद से गदगद हो गया। शायद वह गंगा में खड़ी होकर अपने अन्य मित्रों से ये कहती हो तो उसने फैशनेबल मिलने वालों में से किसी को उस पर विश्वास नहीं आता। सब मुँह के सामने तो हाँ हाँ करते, पर बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू करते। उन कपटी मित्रों के सम्मुख यह आदमी था जिसके एक एक शब्द में सच्चाई झलक रही थी, जिसके शब्द अंत्यस्थल से निकलते हुए मालूम होते थे। आपटे उसे चुप देखकर किसी और ही चिंता में पड़े हुए थे। उन्हें भय हो रहा था कि अब मैं चाहे कितना क्षमा मांगूं, मिस जोशी के सामने कितनी सफाइयाँ पेश करूं, मेरे आक्षेपों का असर कभी नहीं मिटेगा। इस भाव ने अज्ञात रूप से उन्हें अपने विषय की गुप्त बात कहने की प्रेरणा की, जो उन्हें उसकी दृष्टि में लघु बना दे, जिससे वे भी उन्हें नीच समझने लगे। उसको संतोष हो जाए कि ये भी कलुषित आत्मा है। बोले, मैं जन्म से अभागा हूँ, माता पिता का तो मुँह ही देखना नसीब न हुआ। जिस दयाशील महिला ने मुझे आश्रय दिया था वह भी मुझे 13 वर्ष की अवस्था में अनाथ छोड़कर परलोक सिधार गई। उस समय मेरे सिर पर जो कुछ बीती उसे याद करके इतनी लज्जा आती है कि किसी को मुँह न दिखाऊं। मैंने धोबी का काम किया, मोची का काम किया, घोड़े की साइसी की, एक होटल में बर्तन मांजता रहा, यहाँ तक कि कितनी ही बार क्षुधा से व्याकुल होकर भीख मांगी। मजदूरी करने को बुरा नहीं समझता, आज भी मजदूरी ही करता हूँ। भीख मांगनी भी किसी किसी दशा में क्षम्य है, लेकिन मैंने उस अवस्था में ऐसे ऐसे कर्म किए जिन्हें कहते लज्जा आती है। चोरी की, विश्वासघात किया, यहाँ तक कि चोरी के अपराध में कैद की सज़ा भी पाई। मिस जोशी ने सजल नयन होकर के कहा, आज ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं इनका उल्लेख करके आपको कितना बदनाम कर सकती हूँ, इसका आपको भय नहीं है? आपटे ने हंस करके कहा, नहीं, आपसे मुझे भय नहीं है मिस जोशी। अगर मैं आपसे बदला लेना चाहूँ तो? आपटे, जब मैं अपने अपराध पर लज्जित होकर आपसे क्षमा मांग रहा हूँ तो मेरा अपराध रहा ही कहाँ जिसका आप मुझसे बदला लेंगी? इससे तो मुझे भय होता है कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया। लेकिन यदि मैंने आपसे क्षमा नहीं मांगी तो मुझसे तो बदला नहीं ले सकती। बदला लेने वाले की आंखें यूँ सजल नहीं हो जाया करती। मैं आपको कपट करने के अयोग्य समझता हूँ। आप यदि कपट करना चाहती तो यहाँ कभी नहीं आती। मिस जोशी, मैं आपका भेद लेने ही के लिए आई हूँ। आपटे, तो शौक से लीजिए। मैं बतला चुका हूँ कि मैंने चोरी के अपराध में कैद की सज़ा पाई थी, नासिक के जेल में रखा गया था। मेरा शरीर दुर्बल था, जेल की कड़ी मेहनत नहीं हो सकती थी और अधिकारी लोग मुझे कामचोर समझकर बैंतों से मारते थे। आखिर एक दिन मैं रात को जेल से भाग खड़ा हुआ। मिस जोशी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आपटे, ऐसा भागा कि किसी को खबर नहीं हुई। आज तक मेरे नाम वारंट जारी है और 500 रुपये का इनाम भी है। मिस जोशी, तब तो मैं आपको ज़रूर पकड़ा दूंगी। आपटे, तो फिर मैं आपको अपना असल नाम भी बता देता हूँ। मेरा नाम दामोदर है। यह नाम तो पुलिस से बचने के लिए रख छोड़ा है। बालक अब तक तो चुपचाप बैठा हुआ था। मिस जोशी के मुँह से पकड़ाने की बात सुनकर वह सजग हो गया। उन्हें डांट करके बोला, हमारे दादा को कौन पकड़ेगा? मिस जोशी, सिपाही और कौन? बालक, हम सिपाही को मारेंगे। यह कहकर वह एक कोने से अपने खेलने वाला डंडा उठा लाया और आपटे के पास वीरोचिता भाव से खड़ा हो गया, मानो सिपाहियों से उनकी रक्षा कर रहा है। मिस जोशी, आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर मालूम होता है। आपटे, इसकी भी एक कथा है। साल भर होता है यह लड़का खो गया था।
मुझे रास्ते में मिला। मैं पूछता पूछता इसे यहाँ लाया। उसी दिन से इन लोगों ने मेरा इतना प्रेम हो गया है कि मैं इनके साथ रहने लगा। मिस जोशी, आप अनुमान कर सकते हैं कि आपका वृत्तांत सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूँ। आपटे, वही जो मैं वास्तव में हूँ, नीच, कमीना, धूर्त। मिस जोशी, नहीं, आप मुझ पर फिर अन्याय कर रहे हैं। पहला अन्याय तो क्षमा कर सकती हूँ, यह अन्याय क्षमा नहीं कर सकती। इतनी प्रतिकूल दशाओं में पढ़कर भी जिसका हृदय इतना पवित्र, इतना निष्कपट, इतना सदैव हो, वह आदमी नहीं देवता है। भगवान, आपने मुझ पर जो आक्षेप किए वह सत्य है। मैं आपके अनुमान से कई भ्रष्ट हूँ। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि आपकी ओर ताक सकूँ। आपने अपने हृदय की विशालता दिखाकर मेरा असली स्वरूप मेरे सामने प्रकट कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। यह कहते कहते वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। आपटे ने उसे उठा लिया और बोले, ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न करो। मिस जोशी ने गदगद कंठ से कहा, आप इन दुष्टों के हाथ से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे इस योग बनाइए कि आपकी विश्वास पात्री बन सकूं। ईश्वर साक्षी है कि मुझे कभी कभी अपनी दशा पर कितना दुख होता है। मैं बार बार चेष्टा करती हूँ कि अपनी दशा सुधारूँ, इस विलासिता के जाल को तोड़ दूँ जो मेरी आत्मा को चारों तरफ से जकड़े हुए है। पर दुर्बल आत्मा अपने निश्चय पर स्थित नहीं रहती। मेरा पालन पोषण जिस ढंग से हुआ उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक सा मालूम होता है। मेरी उच्च शिक्षा ने गृहिणी जीवन से मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। मुझे किसी पुरुष के अधीन रहने का विचार अस्वाभाविक जान पड़ता था। मैं गृहिणी की जिम्मेदारियों और चिंताओं को अपनी मानसिक स्वाधीनता के लिए विष तुल्य समझती थी। मैं तर्क बुद्धि से अपने स्त्रीत्व को मिटा देना चाहती थी। मैं पुरुषों की भांति स्वतंत्र रहना चाहती थी। क्यों किसी की पाबंद होकर रहूं? क्यों अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्ति के सांचे में डालूं? क्यों किसी को यह अधिकार दूं कि तुमने यह क्यों किया, वह क्यों किया? दाम्पत्य मेरी निगाह में तुच्छ वस्तु थी। अपने माता पिता की आलोचना करना मेरे लिए उचित नहीं। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। उनकी राय किसी बात पर नहीं मिलती थी। पिता विद्वान थे, माता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। उनमें रात दिन वाद विवाद होता रहता था। पिताजी ऐसी स्त्री से विवाह हो जाना अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझते थे। वह यह कहते कभी न थकते थे कि तुम मेरे पाँव की बेड़ी बन गई, नहीं तो मैं न जाने कहाँ उड़कर पहुँचा होता। उनके विचार में सारा दोष माता की अशिक्षा के सिर था। वह अपनी एकमात्र पुत्री को मूर्खा माता से संसर्ग से दूर रखना चाहते थे। माता कभी मुझसे कुछ कहती तो पिताजी उन पर टूट पड़ते। तुमसे कितनी बार कह चुका कि लड़की को डांटा मत, वह स्वयं अपना भला बुरा सोच सकती है। तुम्हारे डांटने से उसके आत्मसम्मान का कितना धक्का लगेगा यह तुम नहीं जान सकती। आखिर आखिर माताजी ने निराश होकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और कदाचित इसी शोक में चल बसी। अपने घर की अशांति देखकर मुझे विवाह से और भी घृणा हो गई। सबसे बड़ा असर मुझ पर मेरे कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल का हुआ, जो स्वयं अविवाहित थी। मेरा तो अब यह विचार है कि युवकों की शिक्षा का भार केवल आदर्श चरित्रों पर रखना चाहिए। विलास में रत कॉलेज के शौकीन प्रोफेसर विद्यार्थियों पर कोई अच्छा असर नहीं डाल सकते। मैं इस वक्त ऐसी बात आपसे कह रही हूँ, पर अभी घर जाकर ये सब भूल जाऊंगी। मैं जिस संसार में हूँ उसकी जलवायु ही दूषित है। वहाँ सभी मुझे कीचड़ में लथपथ देखना चाहते हैं। मेरे विलास शक्त रहने में ही उनका स्वार्थ है। आप वह पहले आदमी हैं जिसने मुझ पर विश्वास किया है, जिसने मुझसे निष्कपट व्यवहार किया है। ईश्वर के लिए आप मुझे भूल न जाइएगा। आपटे ने मिस जोशी की ओर वेदनापूर्ण दृष्टि से देख करके कहा, अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मिस जोशी, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, कोई निर्दोष नहीं। मनुष्य बिगड़ता है तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से। परिस्थितियों का त्याग करने से ही बच सकता है। संस्कारों से गिरने वाले मनुष्य का मार्ग इससे कहीं कठिन है। आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है, केवल परिस्थितियों ने उसे कोहरे की भांति ढक लिया है। अब विवेक का सूर्य उदय हो गया है। ईश्वर ने चाहा तो कोहरा भी फट जाएगा, लेकिन सबसे पहले उन परिस्थितियों का त्याग करने को तैयार हो जाइए। मिस जोशी, यही आपको करना है। आपटे ने चुभती हुई निगाहों से देख करके कहा, वैद्य रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है। मिस जोशी, मैं सब कुछ करूंगी। मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊंगी यदि आप पिलाएंगे। कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे शाम को? आपटे, अवश्य आऊँगा। मिस जोशी ने विदा देते हुए कहा, भूलिएगा नहीं,
मैं आपकी राह देखती रहूँगी, अपने रक्षक को भी लाइए। ये कहकर उसने बालक को गोद में उठाया और उसे गले से लगाकर बाहर निकल आई। गर्व के मारे उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे, मालूम होता था हवा में उड़ी जा रही है। प्यास से तड़पते हुए मनुष्य को नदी का तट नजर आने लगा था। दूसरे दिन प्रातःकाल मिस जोशी ने मेहमानों के नाम दावती कार्ड भेजे और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगी। मिस्टर आप्टे के सम्मान में पार्टी दी जा रही थी। मिस्टर जौहरी ने कार्ड देखा तो मुस्कुराए। अब महाशय इस जाल से बचकर कहाँ जाएंगे? मिस जोशी ने उन्हें फंसाने के लिए अच्छी तरकीब निकाली। इस काम में निपुण मालूम होती है। मैंने समझा था आप्टे चालाक आदमी होगा, मगर इन आंदोलनकारी विद्रोहियों को बकवास करने के सिवा और क्या सूझ सकती है। 4 ही बजे मेहमान लोग आने लगे। नगर के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, समाचार पत्रों के संपादक अपनी अपनी महिलाओं के साथ आने लगे। मिस जोशी ने आज अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण निकाले हुए थे। जिधर निकल जाती थी मालूम होता था अरुण प्रकाश की छटा चली आ रही है। भवन में चारों ओर सुगंध की लपटें आ रही थी और मधुर संगीत की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। 5 बजते बजते मिस्टर जौहरी आ पहुँचे और मिस जोशी से हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा करके बोले, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूँ। अब मुझे विश्वास हो गया है कि यह महाशय तुम्हारे पंजे से नहीं निकल सकते। मिसेज पेटिट बोली, मिस जोशी दिलों का शिकार करने के लिए ही बनाई गई है। मिस्टर सोराब जी, मैंने सुना है आपटे बिल्कुल गंवार सा आदमी है। मिस्टर भरूचा, किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ही नहीं पाई, सभ्यता कहाँ से आती। मिस्टर भरूचा, आज उसे खूब बनाना चाहिए। महेंद्र वीरभद्र दाढ़ी के भीतर से बोले, मैंने सुना है नास्तिक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता। मिस जोशी, नास्तिक तो मैं भी हूँ, इस पर मेरा भी विश्वास नहीं है। महेंद्र, आप नास्तिक हो, पर आप कितने ही नास्तिकों को आस्तिक बना देती हैं। मिस्टर जौहरी, आपने लाख की बात की है महेंद्र जी। मिसेज भरूचा, क्यों महेंद्र जी, आपको मिस जोशी ही ने आस्तिक बनाया है क्या? सहसा आपटे लोहार के बालक की उंगली पकड़े हुए भवन में दाखिल हुए। वह पूरे फैशनेबल रईस बने हुए थे। बालक भी किसी रईस का लड़का मालूम होता था। आज आपटे को देखकर लोगों को विदित हुआ कि वह कितना सुंदर सजीला आदमी है। मुख से शौर्य निकल रहा था, पोर पोर से शिष्टता झलकती थी। मालूम होता था वह इसी समाज में पला है। लोग देख रहे थे कि वह कहीं चूके और तालियां बजाए, कहीं कदम फिसले और कहे कहे लगाएं, पर आपटे मंच मजे हुए खिलाड़ी की भांति जो कदम उठाता था वह सदा हुआ, जो हाथ दिखलाता था वह जमा हुआ। लोग उसे पहले तुच्छ समझते थे, अब उसे ईर्ष्या करने लगे, उस पर फप्तियाँ उड़ानी शुरू की। लेकिन आपटे इस कला में भी एक ही निकला। बात मुँह से निकली और उसने जवाब दिया, पर उसके जवाब में मालिन्य या कटुता का लेश भी न होता था। उसका एक एक शब्द सरल, स्वच्छ, चित्त को प्रसन्न करने वाले भावों में डूबा होता था। मिस जोशी उसकी वाक्य चातुरी पर फूल उठती थी। सौराब जी, आपने किस यूनिवर्सिटी शिक्षा पाई थी? आपटे, यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई होती तो आज मैं शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होता। मिसेज भरूचा, मैं तो आपको भयंकर जंतु समझती थी। आपटे ने मुस्कुरा करके कहा, आपने मुझे महिलाओं के सामने न देखा होगा। सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गई और अपने सारे वस्त्राभूषण उतार फेंके। उसके मुख से शुभ्र संकल्प का तेज निकल रहा था। नेत्रों से दबी ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी, मानो किसी देवता ने उसे वरदान दिया हो। उसने सजे हुए कमरे को घृणा से देखा, अपने आभूषणों को पैरों से ठुकरा दिया और एक मोटी साफ साड़ी पहनकर बाहर निकली। आज प्रातःकाल ही उसने ये साड़ी मंगा ली थी। उसे इस नए वेश में देखकर सब लोग चकित हो गए। काया पलट कैसी! सहसा किसी की आंखों को विश्वास नहीं आया, किंतु मिस्टर जौहरी बगले झांकने लगे। मिस जोशी ने इसे फंसाने के लिए यह कोई नया स्वांग रचा है। मित्रों, आपको याद है परसों महाशय आपटे ने मुझे कितनी गालियां दी थी। ये महाशय खड़े हैं, आज मैं इन्हें उस दुर्व्यवहार का दंड देना चाहती हूँ। मैं कल इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त रहस्यों को जान आई। ये जो जनता की भीड़ गरजते फिरते हैं, मेरे एक ही निशाने पर गिर पड़े। मैं उन रहस्यों को खोलने में अब विलम्ब नहीं करूँगी। आप लोग अधीर हो रहे होंगे। मैंने जो कुछ देखा वह इतना भयंकर है कि उसका वृत्तांत सुनकर शायद आप लोगों को मूर्छा आ जाएगी। अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि यह महाशय
पक्के देशद्रोही हैं। मिस्टर जौहरी ने ताली बजाई और तालियों से हाल गूंज उठा। मिस जोशी, लेकिन राज के द्रोही नहीं, अन्याय के द्रोही, दमन के द्रोही, अभिमान के द्रोही। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग विस्मित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। मिस जोशी, गुप्त रूप से शस्त्र जमा किए हैं और गुप्त रूप से हत्याएं की है। मिस्टर जौहरी ने तालियां बजाई और तालियों का दोगड़ा फिर बरस पड़ा। मिस जोशी, लेकिन किसी की हत्या दुख की, दरिद्रता की, प्रजा के कष्टों की, हठ धर्मिता की और अपने स्वार्थ की। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया और लोग चकित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं है। मिस जोशी, महाराज आपटे ने डकैतियाँ की और कर रहे हैं। अब की किसी ने ताली नहीं बजाई। लोग सुनना चाहते थे कि देखें आगे क्या कहती है। उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ किया है, मेरा सब कुछ अपहरण कर लिया है, यहाँ तक कि अब मैं निराधार हूँ और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई आश्रय नहीं है। प्राणधार, इस अबला को अपने चरणों में स्थान दो, उसे डूबने से बचाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझे निराश न करोगे। यह कहते कहते वह जाकर आपटे के चरणों में गिर पड़ी। सारी मंडली स्तंभित रह गई। एक सप्ताह गुजर चुका था। आपटे पुलिस की हिरासत में थे। उन पर 4 अभियोग चलाने की तैयारियां चल रही थी। सारे प्रांत में हलचल मची हुई थी। नगर में रोज़ सभाएं होती थी। पुलिस रोज़ 10-5 आदमियों को पकड़ती थी। समाचार पत्रों में जोरों के साथ वाद विवाद हो रहा था। रात के 9 बज गए थे। मिस्टर जौहरी राजभवन में मेज पर बैठे हुए सोच रहे थे कि मिस जोशी को क्यों कर वापस लाएं। उसी दिन से उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसकी सूरत एक क्षण के लिए आंखों से न उतरती थी। वह सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसी दगा की, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। इसकी कौन सी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की। इसी ने मुझसे बेवफाई की। नहीं, कभी नहीं। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे, हत्यारा कहे, चाहे मुझे पद से हाथ धोना पड़े, लेकिन आपटे को नहीं छोड़ूंगा। इस रोड़े को रास्ते से हटा दूंगा। इस कांटे को पहलू से निकाल बाहर करूंगा। सहसा कमरे का दरवाज़ा खुला और मिस जोशी ने प्रवेश किया। मिस्टर जौहरी हक बकाकर कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। ये सोच रहे थे कि शायद मिस जोशी ने निराश होकर मेरे पास आई है। कुछ रूखे लेकिन नम्र भाव से बोले, आओ बाला, तुम्हारी याद में बैठा था। तुम कितनी ही बेवफाई करो, पर तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती। मिस जोशी, आप केवल जबान से कहते हैं। मिस्टर जौहरी, क्या दिल चीर कर दिखा दूँ? मिस जोशी, प्रेम प्रतिकार नहीं करता, प्रेम में दुराग्रह नहीं होता। आप मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं, उस पर भी आप कहते हैं मैं तुम्हारी याद करता हूँ। आपने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रखा है। यह प्रेम है? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर आप समझ रहे हो कि इन शक्तियों से डरकर मैं आपकी शरण आ जाऊंगी तो आपका भ्रम है। आपका अख्तियार है कि आपटे को काले पानी भेज दें, फांसी चढ़ा दें, लेकिन इसका मुझे पर कोई असर नहीं होगा। वह मेरे स्वामी हैं, मैं उनको अपना स्वामी समझती हूँ। उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा उद्धार किया। आप मुझे विषय के फंदों में फंसाते थे, मेरी आत्मा को कलुषित करते थे। कभी आपको यह ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी? आप मुझे आत्मशून्य समझते थे। इस देव पुरुष ने अपनी निर्मल स्वच्छ आत्मा के आकर्षण से मुझे पहली ही मुलाकात में खींच लिया। मैं उसकी हो गई और मरते दम तक उसी की रहूँगी। उस मार्ग से अब आप हटा नहीं सकते। मुझे एक सच्ची आत्मा की जरूरत थी, वह मुझे मिल गई। उसे पाकर अब 3 लोगों की संपदा मेरी आंखों में तुच्छ है। मैं उनके वियोग में चाहे प्राण दे दूं, पर आपके काम नहीं आ सकती। मिस्टर जौहरी, मिस जोशी, प्रेम उदार नहीं होता, क्षमाशील नहीं होता। मेरे लिए तुम सर्वस्व हो। जब तक मैं समझता हूँ कि तुम मेरी हो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इसकी क्या चिंता हो सकती है कि तुम किस दशा में हो। मिस जोशी, ये आपका अंतिम निर्णय है? मिस्टर जौहरी, अगर मैं कह दूँ कि हाँ तो? मिस जोशी ने सीने से पिस्तौल निकाल करके कहा, तो पहले आपकी लाश ज़मीन पर फड़कती होगी और आपके बाद मेरी। बोलिए, ये आपका अंतिम निर्णय निश्चय है? यह कहकर मिस जोशी ने जौहरी की तरफ पिस्तौल सीधा किया। जौहरी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुस्कुरा करके बोले, क्या तुम मेरे लिए कभी इतना साहस कर सकती थी? जाओ, तुम्हारा आपटे तुम्हें मुबारक हो। उस पर से अभियोग उठा लिया जाएगा। पवित्र प्रेम ही में यह साहस है। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है। अगर कोई पुराना पापी भविष्यवाणी कर सकता है तो मैं कहता हूँ वह दिन दूर नहीं है जब तुम इस भवन की स्वामिनी होगी।
आपटे ने मुझे प्रेम के क्षेत्र में नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी परास्त कर दिया। सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन बदल सकता है, आत्मा को जगा सकता है और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है। यह आज सिद्ध हो गया। तो साथियों, यहाँ अब ये एक खूबसूरत कहानी पूरी होती है और अगले वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।